हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा की जिसने देश की सेवा का सपना संजोया था, लेकिन किस्मत ने उसे जल्द ही छीन लिया। आदित्य धनराज यादव 18 साल का एक होनहार बेटा, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर का लाल। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था, जिससे निकलते हैं हमारे सैनिकों के भविष्य के योद्धा। लेकिन यहाँ हाल ही में दो ऐसी घटनाएं घटी जो पूरे देश को झकझोर गई। आज हम आदित्य की कहानी को याद करेंगे, उनके संघर्ष को और उन सवालों को जो आज भी अनुत्तरित है। यह वीडियो समर्पित है आदित्य को और उन सभी कैडेट्स को जो देश के लिए जीते हैं। आदित्य धनराज यादव एक सामान्य परिवार से आए, लेकिन सपनों के आगे कोई सीमा नहीं मानने वाले नालंदा के राजगीर में जन्मे इस युवक ने बचपन से ही सेना में शामिल होने का संकल्प लिया था। कड़ी मेहनत से उन्होंने एनडीए का प्रवेश परीक्षा पास की और पुणे में स्थित एनडीए कैंप्स में अपना पहला टर्म शुरू किया। यहाँ वे पहले ही टर्म के कैडेट थे। उत्साही, अनुशासित और कमजोर तैराकों के लिए विशेष प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे थे। आदित्य का परिवार कहता है वे हमेशा हंसमुख रहते थे, दोस्तों के बीच पॉपुलर और देश सेवा के लिए जल उठते थे। लेकिन 23 अक्टूबर 2025 को दोपहर करीब 2 बजे एक रूटीन स्विमिंग प्रैक्टिस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पूल में तैरते हुए आदित्य अचानक सतह पर गतिहीन पाए गए। दो लाइफ गार्ड ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला, सीपीआर शुरू किया, लेकिन मेडिकल टीम के प्रयासों के बावजूद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिवार को सौंपा गया। आदित्य की मां सुनीता देवी आज भी आंसू में डूबी हुई हैं। उन्होंने कहा, मेरा बेटा तैरना सीख रहा था, लेकिन क्या कोई देख नहीं रहा था। आज हम आदित्य की मां व उनकी बहन से भी आपको मिलवाएंगे, सीधे बात करेंगे। उनका सीधा तौर पर संस्था पर अनदेखी का आरोप है। अब सवाल उठते हैं जो हर भारतीय के मन को कौंध रहे हैं। बताया जाता है कि उस सेशन में 5 से 6 इंस्ट्रक्टर मौजूद थे। कमजोर तैराकों के लिए ये एक विशेष प्रैक्टिस थी। फिर आदित्य कैसे पुल के गहरे हिस्से तक पहुंच गए? कैसे कोई नोटिस नहीं कर पाया? जब वे सतह पर तैर रहे थे, क्या निगरानी में कोई चूक हुई थी? एनडीए ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है और पुणे पुलिस ने भी जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। मां का आरोप है, मेरे बेटे के साथ जाती हुई है। क्या दबाव, क्या थकान या कुछ और? आदित्य जैसे युवा जो देश के लिए तैयारी कर रहे थे, उनकी जान चली गई। और यह अकेली घटना नहीं है। ठीक 13 दिन पहले 10 अक्टूबर 2025 को एनडीए के ही हॉस्टल रूम में एक 18 साल के कैडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। यहां भी परिवार ने सीनियर्स पर हरासमेंट का गंभीर आरोप लगाया है। अंतरिक्ष भी पहले ही टर्म के कैडेट थे, उत्साही, लेकिन शायद दबाव में टूट गए। एनडीए ने इस पर भी इंक्वायरी शुरू की, लेकिन ये दोनों मौतें, एक आत्महत्या और एक डूबने से, मात्र 15 दिन के अंतराल में है। यह संयोग है या सिस्टम की फेलियर? एनडीए जैसी संस्था जो राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा की नींव है, वहां ऐसी घटनाएं होना बेहद दुखद और कमजोरी दर्शाती है। यहाँ हजारों युवक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं, शारीरिक, मानसिक, लेकिन क्या पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट है? क्या सीनियर जूनियर के बीच बैलेंस है? ये सवाल अब सरकार और एनडीए प्रशासन के सामने है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच में सच सामने आए और ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो। आइए अब मिलते हैं आदित्य की मां सुनीता देवी और उनकी बहन से, सीधे बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं आदित्य के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, इस घटना से पहले आदित्य ने कुछ बताया था आपको क्या?
यस सर, वो बताए थे, बहुत कुछ बताए थे। वो कॉल करते थे, वहाँ पीसीओ से कॉल होता है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होता। पीसीओ से वो कॉल करते हैं और वो सीधे से बताते हैं कि मम्मी यहाँ का इनफैक्ट वो मम्मी पूछी कि स्विमिंग कैसा चल रहा है? तो वो बोले ठीक है। मम्मी पूछी इंस्ट्रक्टर्स ठीक से करा रहे हैं? तो वो बोलते हैं इंस्ट्रक्टर्स नहीं मम्मी, यहाँ हम लोग को स्विमिंग सीनियर कैडेट्स कराते हैं, हम लोग को इंस्ट्रक्टर्स नहीं कराते हैं। और वो और तो और बोलते हैं कि यहाँ के स्विमिंग कराने की ट्रेनिंग देने की तरीका इतना खराब है कि वहाँ पे पैर से दाब के रखा जाता है किसी भी कैडेट मतलब फर्स्ट टर्मर्स को, ताकि वो बच्चा पानी के अंदर छटपटाए और हाथ पैर चलाना सीखे। तो इस तरीके से वो लोग किसी भी बच्चे को मतलब कैसे सांस रोका जाता है ये सिखाते हैं, ये बताए थे वो हम लोग को। अच्छा था। तो अच्छा था। आपको क्या तो संदेश आता आपको है क्या इसमें? संदेश आता है इसमें? इसकी जो इसकी आदित्य की जो मौत से आदित्य आप की क्या मौत संदेश से आप करते हैं? क्या संदेश करते हैं? सर देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना जो संदेह की ओर ही ले जाती है। जैसे थर्सडे को 23 तारीख को मुझे अचानक से फ़ोन आया, तो उन लोगों ने बोला कि जो आप आदित्य की मम्मी हैं, जो मुझे सादगी से बात करना है। तो मैं इसको फ़ोन दी, तो वो लोग इसको बताने लगे कि अचानक से कि क्या आदित्य जो संदेह? है, आदित्य का जो शरीर जो है बेटा, वो फ्लोट करते हुए स्विमिंग पूल में पाया गया है। तो तो हम बोले तो मैं बोली फ्लोट करते हुए मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो फिर बोले कि हाँ, उसका जो बॉडी है वो स्विमिंग पूल में फ्लोट कर रहा था। हम बोले फ्लोट कैसे कर सकता है सर? फ्लोट तो तभी करता है जो आदमी जब डूब जाता है, बहुत ज्यादा समय हो जाता है, तब उसका शरीर फ्लोट करता है। तो तो फिर इसके बाद फिर सादगी बोल दी कि सर आपका कहने का क्या मतलब है? तो फिर वो अचानक से बोल दिए कि ही इज नो मोर। हम बोले उतना में तो फिर सर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। हम बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा आप लोग नहीं बोल सकते हैं। मेरा बच्चा अभी 2-3 दिन पहले हमसे बात किया था, बहुत खुश था वो हालांकि वहाँ का ट्रेनिंग हार्ड है, लेकिन वो कोशिश कर रहा था और वो कामयाब भी हो रहा था सर। वो बोल रहा था कि मम्मी मुझे बेसिक आ चुका है। उसका स्विमिंग को लेकर के मैं चूंकि उसको यहाँ सैनिक स्कूल से नालंदा से था वो, तो उसको वहाँ तो एनडीए का ही परिवेश मिलता है बच्चों को। उसको हॉर्स राइडिंग सर जो कि इतना खतरा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना स्मूथली वहाँ सिखाया गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कि उसका जब हॉर्स राइडिंग को लेकर के मैं पूछी तो बोला मम्मी घोड़ा चलाना क्या मम्मी, मैं तो घोड़ा उड़ाना सीख गया हूँ। स्विमिंग वहाँ नहीं कराया गया जाता है सैनिक स्कूल में, तो उसको लेकर के मैं चिंतित रहती थी। तो मैं उससे हमेशा पूछती थी कि बेटा आ गया स्विमिंग? तो वो बोला कि मम्मी बेसिक तो आ ही गया है मम्मी, बस उसका एग्जाम क्लियर हो जाए, उसमें कुछ किक करके कुछ प्रोसेस होता होगा मम्मी, बस मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भी मैं कर लूंगा मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। सर मेरा बच्चा इतना बहादुर था ना सर कि हर एक पड़ाव को अपने जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं है कि उसने नहीं किया। जिस ओर भी वो कदम बढ़ाया ना सर, अब बलता के साथ वो पास किया है। चाहे सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर सेंट फ्रांसिस स्कूल में उसका परफॉर्मेंस हो, हमेशा टॉप 10 में फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ऐसा उनको ही सैनिक रहा स्कूल है। इसीलिए जाना था क्योंकि उनको एनडीए ज्वाइन करना था, और सैनिक स्कूल का एंट्रेंस और एग्जाम में उनका ऑल इंडिया रैंक 2 आया था। सर और वैसा बहादुर मेरा बच्चा है सर। ये लोग इतना आसानी से बोल दिया कि आपके बच्चे का बॉडी फ्लोट करता हुआ पाया गया। उसके बाद तो सादगी फोन ले ली सर, और उसके बाद सादगी बोली कि सर चाहे जो कुछ भी हो जाए, जिस महंगे से महंगे हॉस्पिटल में आप उसको दिखाना है दिखाइए, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, हम लोग उसका फी भरेंगे, आप लोग बस उसको बचाइए। तो वो लोग बोला कि ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसको, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डॉक्टर देख रहे हैं सर। ऐसा तो मुझे आशा हो गया कि नहीं मेरा बच्चा बचेगा, मेरा बच्चा बचेगा। मैं रात भर इस इंतजार में रही कि मेरा बच्चा रिकवर करेगा,
लेकिन सर सुबह तक उन लोगों ने कुछ नहीं जवाब दिया। तो सुबह में फिर मैं फोन की, बोली सर कैसा है मेरा बच्चा, रिकवर कर रहा है सर, उससे आप मेरा फोन उसके पास ले जाइए, मैं बात करूंगी, वो जरूर जागेगा सर। मैं इसी इंतजार में थी सर कि उसको बेस्ट से बेस्ट उसको मेडिकल प्रोवाइड कराया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। कल अगले 24 अक्टूबर के सुबह तक हम लोग कॉल किए उनको, और वो बोल रहे थे क्या कि सुबह में हम लोग बोले कि एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए, आई एम वेरी श्योर वो हो जाएंगे रिवाइव। वो बोले ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। बट हम लोग को क्या पता चला कि 23 अक्टूबर जब मैं वहाँ पहुंची सर, तो जैसे ही मैं पहुंची ना, तो वहाँ मेजर स्टफी करके एक मैम मेरे को रिसीव करने आई, और भी एक दो जवान थे, वो लोग आए। तो मैं जाते हुए रास्ता में से पूछी कि मैम जो कैसा है, मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल ले चलेगा? तो बोले कि ठीक है मैं आपको हॉस्पिटल ही ले चलूंगा, मतलब ले चलूंगी। वो फीमेल थी, वो मेजर जो है वो फीमेल है। तो और उसके बाद क्या हुआ कि वो अचानक से सर मेरे सामने मेरा बच्चा को, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि वो आईसीयू में होगा, उसको ईसीजी लगा हुआ होगा, और जैसे ही मैं जाऊंगी, मैं बोलूंगी, मैं चिल्लाऊंगी, मैं उसको डुलाऊंगी, तो मेरा बच्चा जागेगा, जरूर हमसे बात करेगा। लेकिन सर वहां जाके हमको इन लोगों ने रोक दिया और जाने नहीं दे रहा था पहले उसके पास। बोला आप रुकिए, यही रुकिए। लेकिन हम जबरदस्ती इनके पीछे जब चले गए तो देखे क्या सर कि मेरा बच्चा को फ्रिज से निकाला जा रहा, पूरा फोटो शेयर ही किया है हम, कैसा अवस्था में वो निकाला, और सर मेरे सामने ला के रख दिया। उसके बाद तो सर आप कल्पना ही कर सकते हैं कि जिस बेटे से माँ 2 दिन पहले बात की हो, उसके शरीर को ऐसे सामने रख दिया जाएगा तो क्या उस पे गुजरेगा। उसके बाद जो पैंथर कमांडेंट का जो पैंथर कमांडेंट के जो भी अधिकारी थे, उनसे मैं पूछी कि सर आपने ऐसे कैसे कर दिया? आप तो बोल रहे थे कि उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, सुबह तक आप बोले कर रहे हैं, फिर आप लोग मेरे मर्जी के बिना आप लोग कब रखे इसको आप लोग फ्रिज में? तो बोला 23 को 8:30 बजे रात में। 6 बजे कॉल किया सर इन लोगों ने, और 8:30 बजे रात को ही, मतलब 2 घंटा के अंदर उसको फ्रिज में डाल दिया। अगर उसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बचा भी होगा ना सर, तो फ्रिज में मेरा बच्चा का वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। कोई बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मतलब ये लोग साइन जो करवा लेते हैं ना सर कि आपके साथ अगर कुछ भी होगा तो एकेडमिक जिम्मेवार नहीं होगा, इसके दम पे वो लोग बेहद माना मानी करते हैं। जैसे चाहे सीनियर उसके साथ माना मानी कर ले, जैसे इंस्ट्रक्टर कर ले, एकेडमिक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग नहीं समझता है सर। मतलब कि एक होता है ना कि बचाने का लास्ट प्रयास जो है, ये लोग कुछ नहीं, बस बोले हमको, हम वहां जब, और हर एक बात पे सर ये लोग झूठ बोल रहा है। पहले आते हुए ही हम मेजर सफी से भी ये भी बात पूछे थे सर कि जो मैम वहाँ कितने बच्चे सीख रहे थे स्विमिंग? तो उसने बोला 30-35 बच्चे होते हैं। हम बोले सर सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर कितने होते हैं? तो वो बोले कि जो 5-6 होते हैं। हम बोले कि मैम 30 बच्चे में 5-6 इंस्ट्रक्टर कंट्रोल कर लेते हैं बच्चों को? तो बोले कि मैम 5-6 बच्चे रहते हैं, 5-6 इंस्ट्रक्टर रहते हैं, बट 5-6 बच्चे को ही उतारा जाता है एक बार पानी में। सर 5-6 बच्चे पानी में उतरेंगे, उसके साथ इंस्ट्रक्टर रहेगा, कहीं से 0.1% माइनस में भी क्या है सर ये पॉसिबिलिटी कि बच्चा डूब जाएगा। डूब जाना और बॉडी फ्लोट करना इतना आसान थोड़े है सर। जिस तरह से वो बता रहे हैं बॉडी फ्लो करती पाई गई, कहाँ पाई गई? आपने पूछा उनसे? वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, वही सारा क्वेश्चन मैं पूछी सर कि सर वहाँ पे इतना अचानक से उसका बॉडी फ्लोट करने लगा, तब आप लोगों ने कैसे देखा? वहाँ गिर, अगर उसको नहीं, आप लोग के अनुसार वो गिर, कोई भी बच्चा अगर स्विमिंग जिसको बेसिक नहीं भी आता है ना सर, वो पानी में उतरेगा तो उसका बॉडी जो है छटपटाएगा, डिसबैलेंस होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तब जा करके वो बहुत मुश्किल से ही उसका प्राण निकलेगा, तब उसका बॉडी फ्लोट करेगा।
ऐसा है सर, लेकिन इन लोगों ने बोल दिया कि बस आपका बॉडी फ्लोट करते पाएगा। उस समय आप लोग कहाँ थे? बच्चे थे ये वहां पूछने की बात है। किसी ने नहीं देखा उसको डूबते हुए, किसी ने चीखते हुए नहीं देखा, किसी ने चिल्लाते हुए नहीं देखा। थ्योरी मैं आपको बताती हूँ। इनका थ्योरी क्या है कि ये मेरे भैया विड्थ वाइज जो उसके चौड़ाई के अलोंग कर रहे थे स्विम, और जहाँ पे सबसे गहरा था वहां पे वो कर रहे थे। मुझे बताइए, पहला बात तो वहीं का कैडेट्स जो है सारा, मेरे पास है रिकॉर्डिंग, वो लोग बोलते हैं क्या कि सारे फर्स्ट टर्मर्स बहुत ही शैलो, बहुत ही छिछला वाला जो साइड होता है वहां पे कर रहे थे स्विमिंग। और डीप में उसका कैसे बॉडी चला गया? और दूसरा ये कि ये लोग जो कैडेट्स लोग हैं ये लोग खुद एक्सेप्ट किए, वो भी है मेरे पास रिकॉर्डिंग, कि हम लोग को सीनियर्स भी सिखाते हैं, इंस्ट्रक्टर्स भी। उसमें से एक कैडेट तो ये भी बोला कि मैं खुद सीखा हूँ अपने सीनियर्स से। इन लोग का सीधे से ये लोग जो कहानी बता रहे हैं वो है कि भैया विड्थ वाइज स्विम कर रहे थे, और फिर जब 2 मीटर बाकी था उसके अगले छोर पे पहुंचने में, तो भैया मोशनलेस हो गए, ना छटपटाए ना कुछ किए, बस मोशनलेस हो गए और वो फ्लोटिंग करने लगे, फिर वो डूब गए। तो कहीं से भी ये तुक नहीं बनता है कि कोई बिना मोशन के फ्लोटिंग करे। सर वहाँ का जो कमांडेंट है वो बोल रहा है कि कुछ दूरी तक उसने स्विमिंग किया, उसके बाद उसका बॉडी फ्लोट करने लगा, मोशनलेस। सर कहीं से भी जो रीजन वो लोग बता रहे हैं सर, ये पॉसिबिलिटी का 1% चांस नहीं है सर। इसके साथ बेहद ही जबरदस्ती किया गया है, जैसा कि आदित्य शुरू से ही बोलता था, कॉल करते थे और बोलते थे, शुरू से ही करता था। तो मुझे लगता था ना कि लोग का प्रोसेस वही है सिखाने का, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, सबको वैसे ही सिखाते हैं। उसी दरमियान सर वहाँ एक चीज और क्या है कि जो सीनियर कैडेट्स है वो जूनियर को बेरहमी से कोई भी पनिशमेंट दे देता है। उसका स्पाइनल, ये स्पाइन जो है, उसका जो ये पीठ है, उसका लंबर रीजन जो है, उसे सब रगड़ा खाते खाते फूल चुका है, फिर भी देता है। चलो ठीक है, वो तुम्हारा हम ट्रेनिंग का पार्ट मान लेते हैं, लेकिन मर जाना ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है सर। आप हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग दे सकते हो, लेकिन किसी का जान नहीं ले सकते हो। सर पहला बात तो आप रैगिंग कर ही नहीं सकते, कहाँ, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आप रगड़ा को जितना ग्लोरीफाई कर रहे हो कि हमारे एकेडमी में रगड़ा ग्लोरीफाई, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, पहली बात तो आपकी मूर्खता यहीं से झलक जाती है कि आप आर्मी वाले हो, आप देश के रूल्स नहीं फॉलो कर सकते, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, और आपके सारे झूठे छिछले प्रोटोकॉल फॉलो करते ये लोग गलती किया है सर, ये लोग जबरदस्ती किया है, तभी ये लोग को हर एक स्टेटमेंट को बार बार कभी कुछ और करके पेश करना पड़ रहा है। मैं वहाँ गई सीनियर कैडेट्स 5th और 6th टर्म जिसका चल रहा है, उस पे पूरा मुझे शक है। इंस्ट्रक्टर की लापरवाही पे शक है मुझे, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो गलत हो रहा है, जिसको कैडेट जो है डिसिप्लिन के नाम पे झेल रहा है, वो सब सारा चीजों को मैं जिम्मेवार मानती हूँ सर। और उससे भी ज्यादा बड़ा इन लोग का छिछला और झूठा प्रोटोकॉल है, जिसके नाम पे लोग बहुत सारे लाश निकाले होंगे एनडीए से। मैं बताई तो एक बंदा पास आउट होने वाला था 6th टर्म से, वो शायद कैडेट्स कैप्टन था, उसको हेड इंजरी दे के ये लोग मार दिए, और वो हेड इंजरी नहीं था, वो भी यही ऐसे ही कोई साजिश था। लापरवाही लोग, मतलब कि अगर जी गए तो ठीक है, वरना मर गए तो कोई बात नहीं। ये है इन लोगों का क्या सर? जिसको हेड इंजरी मारा उसका नाम क्या है? सर उसका नाम मुझे देखना होगा, मेरे पास था उसका एक डॉक्यूमेंट्री, मैं बताती हूँ। इतना सर प्रेस्टिजियस संस्थान है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी। कमांडेंट क्या बोल रहा है कि इतना बड़ा 7,000 हेक्टेयर का ये एरिया है, मैं कहाँ कैमरा लगाऊं? सर इतना सेंसिबल प्लेस पे कैमरा नहीं होगा। जहाँ भी जो इंसिडेंट होता है लोग यही एक्सक्यूज डालते हैं कि कैमरा नहीं था। अंतरिक्ष के फैमिली भी फोन करते हैं, उनको भी यही एक्सक्यूज देते हैं कि कैमरा नहीं लगा हुआ था। जब मैं यहाँ शुरू में जब मैं एनडीए पहुंची तो मैं सबसे पहले यही डिमांड की सर कि मुझे कैमरा दिखाए,
स्विमिंग पूल का कैमरा दिखाइए, उसके रास्ते में लगे कैमरा दिखाइए, किस स्विमिंग पूल से उसको निकाला गया वो कैमरा दिखाइए, जो इंस्ट्रक्टर सिखा रहे थे उससे मिलवाइए, जो बच्चे उसके साथ स्विमिंग कर रहे थे तो उससे मिलवाइए। ये लोग मेरा टाइम हुआ, लास्ट में फिर मुझे क्या बोला कि आपका लाश खराब हो जाएगा, आप जल्दी लेकर जाओ। तो सर मैं अड़ गई, मैं बोली आप लोगों ने उसे खत्म ही कर दिया, अब लाश को अब आप लोगों को और दुर्गति जो करना है करिए, वरना मैं बिना ये सब चीज देखे हुए नहीं जाऊंगी यहाँ से। जब मैं सर इस तरह से अड़ गई तब वो और मैं रिटर्न में भी दे दी कमांडेंट को एप्लीकेशन कि आप प्लीज ये सब चीज हमको दिखाइए। तो चूंकि उनके पास रिटर्न में गया तो व्यवस्था हो गया बात मानने के लिए। तब जब फ्लाइट निकलने वाला था उससे कुछ समय पहले कमांडेंट आए और इररिलेवेंट कुछ भी बोल रहे थे। सर वो कमांडेंट नहीं, वो डेप्यूटी कमांडेंट है। उसमें भी सच इट नाउ कि एवीएम सरताज बेदी जो है वो डेप्यूटी कमांडेंट है, हालांकि वो कमांडेंट बन के आए। हम लोग पूछे उनसे सर आपका नाम क्या है, आप कमांडेंट है ना? वो बोले हाँ मैं कमांडेंट हूँ, मेरा नाम है एवीएम सरताज बेदी। कुछ भी ये लोग पूरा फ्रॉड सिस्टम चला रहे हैं। ये लोग किसी का मौत अपने परिवार से या मौत, तो मेरे बच्चे को जो ऐसे किया है या तो वो उच्च अधिकारी का बच्चा होगा जिसने मेरे बच्चे के साथ जबरदस्ती किया है और उसको छुपाने का पूरा साजिश किया जा रहा है। सर कैमरा हटा दिया, सैन्य प्रशासन या सरकार से क्या मांग है? सर सैन्य प्रशासन तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा साथ देगी, क्योंकि जो मैं बहुत उनसे देख ली हूँ उन लोग सभी लोग इन लोग के साथ मिले हुए हैं। मेरा बस मतलब एक होता है ना मीठी गोली देना, दीदी मैं आपके साथ हूँ, आपके न्याय में खड़ा रहूंगा, अदरवाइज वो और कुछ नहीं कर रहे थे। सर उनके सामने ये लोग बोल रहे थे, जब मैं बोली कैडेट से मिलवाओ, उनके सामने बोल रहे थे मुझे, ये वहाँ पुणे पुलिस जो है उत्तम नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस आई थी कि मैम आप वैसे जबरदस्ती बोलोगे करने तो नहीं लोग करेगा, आपका आप पेपर में लिख के दिए हो ना तो आपको पेपर में लिख के जवाब दे देगा। इस तरह से मतलब उन्होंने सख्ती से कुछ नहीं जांच किया। और तो और मुझे ये भी शक है कि उन लोगों ने गया ही नहीं वहां। जब मैं निकल गई जबरदस्ती कि नहीं अब मैं थाना जा करके रिपोर्ट दे दूंगी, तब ये लोग मजबूर हो गए, तब ये लोग पुलिस बुलाए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये लोग का जो है चलन जो है कि हर साल में कितना जितना मन हो बच्चे लोग को इस तरह से आम पहुंचा देना और उसके बाद चलो केस रफा दफा करना, पुलिस ये सब तो कुछ करती नहीं है। सर यही रीजन है, पुलिस प्रशासन से मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। बस मुझे सरकार से ये मांग है, मुझे ये प्रार्थना है कि इस तरह का जो इंडिया का जो बेस्ट और जो टॉप मोस्ट लेवल पर जो एकेडमी है सर, जहाँ जाने के लिए नाम मत बर्बाद कीजिए साहब। आपसे हम लोग सिर्फ इतना मांग किए थे कौन कैडेट ये किया है, किस इंस्ट्रक्टर का लापरवाही है। आप लोग अगर नाम बता देते हम लोग कभी भी एकेडमी को कुछ भी नहीं, उसके खिलाफ कभी नहीं केस करते। बट आप लोग का ये चलन बन गया है, आप लोग गंदगी फैलाए हैं खुद क्योंकि आप लोग किसी मेरिट आउट बच्चे को अगर एडमिशन दे रहे हैं तो आप इसमें भागीदार है, आप गंदगी फैला रहे हैं। आपके कारण वो बच्चा का मन बढ़ रहा है, आपके कारण वो ऐसा हरकत कर देता है कि किसी का जिंदगी उजड़ जाता है और उसके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है। निर्भीकता से ये लोग करता है ना सर, जैसा एक्सप्रेशन लोगों का दिख रहा था, मतलब बोल कुछ और रहे थे लेकिन चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसा था सर कि लग रहा है कि जैसे क्या ही कर लोगे, ऐसा जैसा फील हो रहा था मुझे। हर जितना भी वहां पे मेरे सामने आ रहा था, हर कोई अपना नेम प्लेट हटा करके आ रहा था, हर अधिकारी। अगर आप लोग गलत नहीं हो तो तुम लोग को वैसा क्यों करना पड़ रहा है सर? हम लोग सरकार से मांग करना चाहता हूँ। सर सरकार से मैं ये चाहूंगी कि जो भी हाई लेवल का जांच होता है, जो अगर एक मेजर और जनरल का बच्चा के साथ ये होता और उसके लिए जो जांच बैठाई जाती, एक मिनिस्टर के बच्चे के साथ अगर एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट के बच्चे के साथ अगर ये होता और उसके लिए जो जांच बैठाई जाती, वो जांच हम सिविलियन के बच्चे के लिए भी बैठाया जाए,
निष्पक्षता से जांच की जाए और इस एकेडमी को बदनाम करने के लिए जो इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हो रहा है सर, गंदगी, लापरवाही, मानामानी, डिसिप्लिन के नाम पर जिंदगी और मौत से खिलवाड़, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए सर। ठीक है, सूर्य बुलेटिन का पूरा परिवार, पूरी टीम, माता जी आपके साथ है, बहन आपके साथ है, और मैं दोबारा भी जरूरत पड़ेगी, दोबारा आपसे मिलूंगा, स्टूडियो में दोबारा आपको लाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ में। नमस्कार सर। मुझे और भी बहुत कुछ बताना था सर। मुझे उन लोग के बिहेवियर्स के बारे में भी बताना था कि हम लोग, जैसा मम्मी बोले कि उन लोग का बोली कुछ और भाव कुछ और था। मैं वहाँ पे गई, मम्मी तो चल गई थी पोस्टमार्टम के लिए, मैं वहाँ पे गई तो एक मैडम थी, उनका बैच में सिर्फ और सिर्फ नाजी लिखा हुआ था। वो एक ऑरेंज कॉस्ट्यूम में थी, फिर वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर ली थी। वो मैडम क्या बोलती है कि हम उनको बोले कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपसे अच्छे से बात करें और आपका सारा, क्योंकि हम लोग को पैंथर स्क्वाड्रन इसलिए ले जाया गया था ताकि हम भैया का बैग पैक कर सके, उनका सामान पैक कर सके। उसके बाद हम लोग को निकालने का पूरा कोशिश कर रहे थे, पर हम लोग तो अड़े रहे, हम लोग नहीं गए। तो वो लोग इसी सिलसिले में वो लोग बोल रहे थे जाओ जाओ, और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थे। तो हम बोले कि आप क्या एक्सपेक्ट करते कि हम आपसे अच्छे से बात करें, और बिकॉज आई हैव अंडरगॉन अ ट्रेमेंडस लॉस। तो वो मैडम का सीधे से स्टेटमेंट था, वी अंडरस्टैंड योर लॉस बट दैट इज व्हाई वी आर पेइंग होमेज टू योर ब्रदर, बट दैट डज नॉट मीन यू सिट ऑन आवर हेड्स, नो। नाउ सो लुक एट द काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि वो ऐसा बोली उनके मुंह से निकल रहा है। नॉर्मल बात है ये कि चलो ठीक है, मर गया क्या हो गया। उनका सीधे से कि अच्छा हम लोग आप पे कृपा कर रहे हैं, आप पे आभार, आप पे एहसान कर रहे हैं कि हम लोग आपके बेटे, आपके भाई को होमेज दे रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे आपके मुंह पे तो ठूस रहे हैं ना, उनका जान हमने उन पैसों से ही खरीद लिया। सर वो पैसा अगर मैं उनको दे करके उनके बच्चे को इस तरह कर दूं तो चलेगा सर? और तो और मुझे ये भी बोली ना वो मैम कि हम लोग उनको बोले कि रूल रेगुलेशन का हमको सिखा रही थी, तो हम लोग बोले आप लोग रूल रेगुलेशन फॉलो कर लेते, आप लोग थोड़ा केयरफुल रह लेते तो ऐसा नहीं होता। तो वो बोलती है तो सो यू आर टेलिंग अस वी आर नॉट केयरफुल। तो वी सेड कि यस ऑब्वियसली यू आर नॉट केयरफुल। और दूसरा ये कि प्लीज मूव फ्रॉम हियर, जस्ट लीव फ्रॉम हियर, यू आर जस्ट स्पॉइलिंग द मूड ओवर हियर, ऐसे बोल रही थी। तो हम भी बोल दिए कि the mood has already been spoiled by you all people dejecting, depressing the students, the cadets and filling fears in their mind. आप उनके मन में भय पैदा कर रही हैं, मूड तो आप लोग स्पॉइल करके रखी हैं एनडीए का। मैं कौन होती हूँ एक मामूली सी एक भैया की बहन जो जिनको आप लोग मार दिए, मैं कहाँ से मूड स्पॉइल करूंगी? और तो और वो लोग हम लोग को खींच के तो नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि हम लोग बोल दिए थे कि आप खींच के भी लेके चल जाइए, एक को तो मार ही दिए, आप खींच के भी लेके चल जाइए, आपका बड़ा प्रोटोकॉल हो जाएगा। खींचे वो लोग नहीं, पर उनका पूरा कोशिश था हम लोग को बाहर निकालने का, हालांकि हम लोग नहीं गए। और उसमें एक लेफ्टिनेंट कमांडर सुदीप कुमार थे, वो बोलते हैं क्या कि लुक क्योंकि मेरी मम्मी पोस्टमार्टम में गई थी तो क्योंकि हम हैं, जो भी जवाब देना होगा आप हमको दीजिएगा, जो भी आपको सवाल करना होगा आप हमसे कीजिएगा, आपके हर सवाल के उत्तरदायी हम हैं। तो हम बोले, तो वो हमको बोल रहे हैं कि लुक आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग टू, आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू टॉक टू यू ऑफिशियली ऑल्सो। तो इन माई मदर्स एब्सेंस whom do you expect to talk to? किससे? आप मेरे मरे हुए भैया से बात करेंगे क्या? सीधा सा बात है। और तो और ये लोग बोल रहे हैं ना कि ये नाजी मैडम जो है, प्रोटोकॉल मैडम, ये हम लोग को डराने का भी कोशिश की। वहां पे 2 पुलिस मैम भी थी, वो सारी उन लोगों को बोल रही थी मैम प्लीज यूज योर अथॉरिटी, मैम इनके सारे स्टेटमेंट्स लिखे। तो हम लोग बोल दिए लिख लीजिए, आपको जो लिखना है आप लिखिए, आपको जितना आप, हम लोग का सब कुछ ले चुकी है, आप लीगल एक्शन लेके हम लोग का क्या ही बिगाड़ देंगी। एज इट इज इन अ वेरी लॉन्ग रन आप लोग ही लीगल एक्शन में फंसेंगे। सर आई हैव गॉट ऑल द प्रूफ्स, मेरे पास हर प्रूफ है, मेरे पास हर वीडियो है जो मैंने बहुत सावधानी से वहां पे बना लिया था, और इन्हीं के शब्दों के जाल में ये लोग खुद फंसेंगे और कोई नहीं। एंड दिस इज अभी तक नहीं दिए ना। वो पुणे पुलिस जो है ना सर, वो इसमें पूरी तरह से, क्योंकि ये इंसिडेंट हमेशा से होते रहता है और वहाँ की पुलिस हमेशा से इस बात को जो है दबाती है।
या फिर मजबूरी है उनकी, या फिर कोई भी रीजन हो, लेकिन उन लोग का भी यही काम है। वो लोग हमेशा से ये चीज देखते हैं गार्जियन को कैसे हैंडल करना है, कैसे मीठे मीठे बोल के उनको लग रहना चाहिए कि हमारे साइड से हैं। मुझे भी यही लगा कि नहीं, मराठा पुलिस जो है सच में बहुत ये है कोऑपरेटिव है और वो हमारा हेल्प जरूर करेंगी। लेकिन सर वहां से आने के बाद उनका जो रवैया है हर बात को कुछ और बोल देने का, मुझे बोला गया कि 10 दिन 15 दिन में रिपोर्ट आएगा। अभी मैं फोन कर रही हूँ तो बोलते हैं 1 डेढ़ महीना लग जाएगा रिपोर्ट आने में। सर हर कोई झूठ बोल रहा है सर यहाँ। सर आप एक और बात मेरा सुन लीजिए, ये लोग का इतना ज्यादा कहते हैं ना, ये लोग मैन ईटर है और इनके लिए ये सब बहुत ही कॉमन बात है। हम लोग, मेरी मम्मी वहाँ रो रही है अपने भैया का फ्रिज से निकाला हुआ बॉडी देख के, वहाँ दूर में ही मैडम स्टेफी जो है, मेजर स्टेफी, वो अपने ग्रुप के साथ हंस रही है। ये है उन लोग का। इन लोग को कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है सर कि कोई जी गया मर गया, कोई नो मैटर क्या हो रहा है, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अगर सेफली वहां से ट्रेन होके निकल गए तो ऑफिसर बन गए, अदरवाइज आपके साथ अगर कुछ भी होता है तो फिर तुम जानो, या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कर सकता है कोई भी। सर हमारे पास इनफैक्ट वो सारे एक और इम्पोर्टेंट हमको लगता है डाउट कि सर जो अंतरिक्ष था ना सर, उसको जो मारा है ना, मेरा बच्चा इतना बहादुर था ना कि किसी बात से वो डरता नहीं था। मतलब अगर इससे आप गलत करवाने चाहिएगा तो ये नहीं तुम्हारा सपोर्ट करेगा। या तो सर उस मैटर में ये कुछ इन्वॉल्व हुआ होगा कुछ बोलने के लिए, या तो किसी से कुछ बोला होगा और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चल गया होगा कि आदित्य जो है इसमें कुछ कर रहा है, या तो उसके लिए इसको टारगेट किया गया है सर। सर और वो जो आप लड़के हेड इंजीनियरी का बात कर रहे हैं ना, उस लड़के का नाम कैडेट प्रथम महाले था, 145 कोर्स का वो था। पास आउट के कुछ दिन पहले वो लोग बॉक्सिंग में इसका हेड इंजरी बता के दावा करके वो उनको भी मार दिया। उनका भी आप नाम सुने उनका? नहीं, कैसे सुनिएगा, ये लोग मैटर से दबा देते हैं। हम लोग अभी I'll make sure कि this is the last case that NDA has killed someone and my brother is the last person that it has happened, क्योंकि हम लोग एकदम एंड तक लड़ेंगे। हम लोग के पास कुछ बचा नहीं है कि और खोएंगे ना, हमें पैसा किसी भी चीज का कोई मोह नहीं है, हम लोग एंड तक ही लड़ेंगे। They have destroyed everything in our lives, no, तो अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ में इस स्टोरी को पूरा हम कवर करेंगे। सर आप नाज़ी मैडम का प्लीज कवर कीजिएगा, ये बहुत बदतमीज है। एकदम बोल रही थी कि we understand your loss but that does not mean you will sit on our heads. No, we are paying homage to your brother, so they are giving us a favor by paying homage. हम जरूर लेंगे इसे अपने स्टोरी में। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।